नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ेंगे, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित परिंदे कहानी, जिस पर यूजीसी नेट में बहुत ही प्रश्न बनते हैं। ठीक, और बहुत जिस प्रकार पैटर्न बदलता जा रहा है, बहुत डीपली प्रश्न बनता है। तो उसी प्रकार जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं आप सभी को जानकारी होगी। बहुत सूक्ष्म बारीक दृष्टि से पढ़ते हैं और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं, ताकि हमारा एक भी प्रश्न परीक्षा में रह ना जाए। परिंदे कहानी को पढ़ने के पहले निर्मल वर्मा के संबंध में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। निर्मल वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1929 को, ध्यान में रख लेंगे। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जो भी रचनाकार लगे हैं उनकी जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी है, जिस रूप में वो प्रसिद्ध हैं, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, सभी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो आपके सिलेबस में लगी हैं रचनाएं और रचनाकार, वो तो आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है। निर्मल वर्मा, जिनका जन्म मैंने पहले ही बताया 3 अप्रैल 1929, 3 अप्रैल 1929 को। ठीक है। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे, ध्यान में रखेंगे। ये कथाकार तो हैं ही, कथा कहती हूँ तो क्या मतलब होता है? कथाकार कहने से मतलब होता है कि ये कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कथा के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, कहानी और उपन्यास। नाटक, निबंध आदि इसमें नहीं सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वो कथेतर विधाएं हैं। कथा साहित्य कहूँगी तो केवल कहानी और उपन्यास आपको समझना है। तो आधुनिक कथाकारों के ये मूर्धन्य कथाकार हैं और साथ ही ये पत्रकार भी रहे हैं। ठीक। और आधुनिक हिंदी कहानियों में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में इनका नाम प्रमुखता से शीर्ष स्थान इन्हीं का है। क्या लाने में? आधुनिक बोध लाने में। पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, परिंदे कहानी जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार इनको हम आधुनिक बोध की कहते हैं, कि इन्होंने आधुनिक बोध का पदार्पण किया हिंदी कहानी में, किस प्रकार, ये सभी हमें परिंदे कहानी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है। उन्होंने बहुत कम लिखा है। निर्मल वर्मा देखेंगे ऐसे, निर्मल वर्मा की रचनाएं अन्य रचनाकारों के अंतर्गत उनकी रचनाएं कम हैं, किंतु उन्होंने जितना भी लिखा है उसमें उनको पूर्ण ख्याति प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उनके जो कहानियां हैं वो अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम अपनी कहानी पर आ जाते हैं। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है। प्रथम प्रकाशन इसका कब हुआ है? हंस में प्रकाशित है। ठीक। और 1957 को प्रकाशित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। 1957 में प्रकाशित है, हंस में। प्रथम प्रकाशन इनका हंस में हुआ है। ठीक। और कहाँ संकलित है? ये परिंदे में संकलित है, जिसका परिंदे जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959। ठीक है, 1959। ठीक, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो परिंदे कहानी संग्रह है, परिंदे के अंतर्गत उसमें और कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं? डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर, पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। ठीक है। और ये सभी कहानियाँ संकलित हैं परिंदे कहानी संग्रह के अंतर्गत। ठीक। इसमें मुझे ये बताइए कि अंधेरे में एक और प्रमुख कविता है जिसको लंबी कविता के अंतर्गत माना जाता है, किसकी है? जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगी भी हुई है। परिंदे के अंतर्गत और कौन कौन सी इनकी प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं? पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। जलती झाड़ी, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965। जो भी बता रही हूँ सारी चीज़ें नोट करते चलेंगे, उम्मीद है मुझे नोट करते चल रहे होंगे। इसके साथ ही पिछली गर्मी में, ठीक है, पिछली गर्मियों में, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 है। इसके अतिरिक्त
बीच बहस में पूछा गया है, सभी चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, बीच बहस में, जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है 1973। इसके साथ ही है कव्वे और काला पानी, और काला पानी जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1983। ठीक है, अब दूसरा आता है सूखा और अन्य कहानियां। सूखा और अन्य कहानियां, जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1995। ठीक, अब देख लीजिए, ये सभी को क्रम से ध्यान रखिएगा। ठीक, और परिंदे कहानी जो कि मैं पहले ही बता रही हूँ 1957 में लिखी गई है, और 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में इसको प्रकाशित किया था। ध्यान में रखेंगे कौन किसने प्रकाशित किया था, अमृत राय ने। ठीक है, और निर्मल वर्मा को ख्याति भी इसी कहानी की वजह से मिली है, परिंदे। ठीक, परिंदे कहानी की वजह से। कौन कौन सी कहानियां हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। परिंदे जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, और किसने करवाया था इसका प्रकाशन वर्ष, तो अमृत राय ने करवाया था। कहाँ छपी थी ये कहानी, हंस पत्रिका में छपी थी। परिंदे कहानी संग्रह के अंतर्गत और कौन कौन सी कहानियां हैं, डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। इसके अलावा उनकी अन्य कौन कौन सी कहानी संग्रह हैं, तो जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मी में 1968 में, बीच बहस में 1973 में, कव्वे और काला पानी 1983 में, और सूखे एवं अन्य कहानियाँ 1995 में। ठीक, आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट हो गई होगी। आगे चलते हैं, अब कहानी पर आ जाते हैं हम। ठीक, इसमें कथासार देख लीजिए। हालांकि हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर भी कथासार को देख लेना एक तरह से अनिवार्य है, ताकि कहानी आगे चल के अधिक स्पष्ट हो। सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई कहानी है। ध्यान में रखेंगे, आधुनिक बोध से परिचय करवाया है निर्मल वर्मा ने कहानी का। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आधुनिक बोध लाने वाले कौन हैं। कहानियों में आधुनिक बोध लाने का श्रेय दिया जाता है निर्मल वर्मा को। तो क्यों दिया जाता है, तो ये कहानी भी उसी प्रकार है। ये नए ढंग के प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती है ये परिंदे कहानी। ठीक, इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में, ध्यान में रखेंगे कौन सा वर्ग है, मध्यम वर्ग है। ठीक, मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। कहानी का केंद्रीय कथ्य क्या है, मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बन जाएंगे कि परिंदे कहानी का केंद्रीय कथ्य क्या है। तो परिंदे कहानी का केंद्रीय कथ्य है मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन। ठीक, सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। यहाँ जब हम पढ़ेंगे बहुत से पात्र को देखेंगे कि वो सिर्फ अकेले ही नहीं है, बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया से बोझिल हैं, टूटे हुए हैं, उदास हैं। ठीक, इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नामकरण परिंदे रखा है। इसी एक अकेलेपन को आधार बनाकर, इसी इंतजार को आधार बनाकर, ये इंतजार है किस प्रकार का, ये इंतजार जो है कभी खत्म ना होने वाला है। ठीक, इसी को आधार बनाकर लेखक ने क्या रखा है, इस कहानी का नाम परिंदे। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट हमें इस कहानी में देखने को मिलेगी। ठीक, नामवर सिंह निर्मल वर्मा की जो ये कहानी है परिंदे, उसके संबंध में क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। ध्यान रखेंगे नामवर सिंह का कथन अगर पूछ लेता है, फ़कत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं, अन्य 7 कहानियां हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की ही नहीं, निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं,
बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं नामवर सिंह? वो नामवर सिंह कह रहे हैं कि परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कह रहे हैं उसकी भी पहली कृति है। कौन? परिंदे। ठीक है, नई कहानी की पहली कहानी कौन मान रहे हैं? नई कहानी में पहली कहानी मान रहे हैं नामवर सिंह। किस कहानी को? परिंदे को। आगे चलते हैं, अब प्रमुख पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र में आती है लतिका। लतिका कौन है? एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका है। ध्यान में रखेंगे, पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका है। कौन? लतिका। प्रेमी गिरीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह है। उसका प्रेमी कौन है? किससे प्रेम करती है लतिका? गिरीश से। ठीक है, गिरीश नेगी करके एक व्यक्ति से प्रेम करती है, किंतु उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, किंतु उसकी मृत्यु के बाद भी वो उसकी स्मृतियों के प्रति उसके हृदय में क्या है? मोह है। किसके हृदय में? लतिका के हृदय में। ठीक, बिलानागा क्लब में गिरीश से परिचय कहाँ मिलती है? ये लतिका गिरीश नेगी से मिलती कहाँ है? तो बिलानागा क्लब का जिक्र आता है, उसी क्लब में मिलती है लतिका गिरीश नेगी से। ठीक, मैन ईट ऑफ कुमाऊं गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए रखा गया नाम है। कौन कहता है? गिरीश नेगी इसका क्या नाम रखता है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ध्यान में रख लीजिएगा, ये कौन कहता है? गिरीश नेगी कहता है। ठीक, और किस लिए? लतिका को चिढ़ाने के लिए। ठीक, देवदार पर बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखती है। अब किस वृक्ष पर लिखती है? यूजीसी का कोई भरोसा नहीं है किस प्रकार प्रश्न बना दे, तो ध्यान में रखेंगे देवदार के वृक्ष पर लिखती है अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम। कौन? लतिका। आगे चलते हैं, आगे कौन पात्र है? मिस्टर ह्यूबर्ट। कौन है मिस्टर ह्यूबर्ट? संगीत शिक्षक हैं। ठीक, लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। आगे हम देखेंगे तो मिस्टर ह्यूबर्ट भी लतिका को प्रेम करने लगता है। ठीक, और लतिका को वो प्रेम पत्र भी लिखता है। किसने लिखा था लतिका को प्रेम पत्र? अगर ऑप्शन में गिरीश नेगी और मिस्टर ह्यूबर्ट दोनों दे देता है तो ध्यान में रखिएगा, मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। ठीक, पियानो का शोपा तथा चाइकोवास्की के कॉम्पोजिशन बजाता है। ध्यान में रखे लेंगे। ठीक है, चाइकोवास्की का कॉम्पोजिशन कौन बजाता है? मिस्टर ह्यूबर्ट। प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है। कौन प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है? मिस्टर ह्यूबर्ट। आगे चलते हैं, डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी है कौन? स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस। स्कूल में अध्यापन करते हैं, इसके अलावा प्राइवेट में प्रैक्टिस भी करवाते हैं। हम आगे और विस्तार से जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो समझेंगे। मूलतः वर्मा से। मूलतः ये कहाँ के निवासी है? वर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है। ठीक, मूलतः ये वर्मा से हैं। जापानी आक्रमण के समय इनका पलायन हुआ था। जब जापान का आक्रमण हुआ था म्यांमार से, उस समय क्या किए थे? वो भाग गए थे अपने देश को छोड़कर। ठीक, रास्ते में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखेंगे, मिस्टर मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं, कोई इनके व्यक्तिगत जीवन को विस्तार से कोई नहीं जानता है। मिस्टर मुखर्जी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं हम देखेंगे कि किसी को इसकी जानकारी पूर्णतः नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन के अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में किसी से चर्चा करना उतना नहीं चाहते हैं। ठीक, फिलोसोफाइट करके बात करने के आदी हैं। ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा गौण पात्र कौन कौन से हैं? मेजर गिरीश नेगी। गिरीश नेगी है कौन? कुमाऊं रेजिमेंट। ध्यान में रखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट कौन है? कुमाऊं रेजिमेंट है गिरीश नेगी। करीमुद्दीन। करीमुद्दीन कौन है? हॉस्टल का नौकर और आलसी है स्वभाव से। ठीक है, करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर और आलसी है। मिस वुड। मिस वुड कौन? स्कूल की प्रिंसिपल। ओल्ड मेड कहकर पुकारा जाता है इसको। मिस वुड कौन है? स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? मिस वुड, और उसको ओल्ड मेड कहकर बुलाते हैं।
ठीक। फादर एलमंड है कौन? चौपल के पादरी हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पादरी कौन? पादरी का क्या नाम है? फादर एलमंड, ठीक है। जूली, उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। जब हम एक प्रसंग आता है जूली का, जब उसके प्रेमी का पत्र कौन पकड़ती है? लतिका, ठीक। इसके अलावा एक सुधा का भी जिक्र आता है, एक लड़की है, ठीक। तो चलिए अब हम विस्तार से कहानी को पढ़ लेते हैं। थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मिल जाओ भाई। थोड़ी सी बड़ी कहानी है, धैर्य के साथ पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न ना छूटे तो धैर्य के साथ बने रहिए। चलते हैं। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। कितने नंबर कमरे से? 7 नंबर, हॉस्टल है, ठीक है। तो देख रही है 7 नंबर कमरे से लड़कियों के हंसने का स्वर आ रहा है उसको, ठीक। किसको? लतिका को। आगे हम पढ़ेंगे। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की छिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगी। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, ध्यान में रखेंगे। जिसके कमरे में गई है लतिका, वो किसका कमरा है? सुधा का कमरा है, जहाँ से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। अब सुधा का कमरा था तो क्यों उसने बत्ती बुझा रखी है, इसका उत्तर भी सुधा ने ही दिया। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। किसके कमरे में? सुधा के कमरे में, ध्यान में रखेंगे, ठीक। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? करीमुद्दीन जो कि हम देख चुके हैं कौन है, नौकर है, ठीक है, लेकिन आलसी भी है साथ में। कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उससे याद रहे तब तो, स्वभाव से है ही आलसी, ठीक। करीमुद्दीन। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर गई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है, ध्यान में रख लेंगे, हम पहले ही बात कर चुके हैं। करीमुद्दीन कौन है? हॉस्टल का नौकर। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। क्या करता था वो? आलसी तो था ही, और साथ में टाल मटोल भी करता था कोई भी काम में, ठीक। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई।
कमरे के चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिराहने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसीलिए आज रात हम सब ने मिलकर और सुधा पूरी बात ना कर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। एक और पात्र आ रही है, हेमंती, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुधा पूरी बात ना कहकर किसकी ओर देखने लगी? हेमंती की ओर। और क्यों एकजुट हुए हैं सब? क्योंकि अब उसके बाद छुट्टियां होने वाली है, ठीक। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। किसके गाने का प्रोग्राम है? ध्यान में रखेंगे तो हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। अगर ये प्रश्न बन जाता है कि परिंदे कहानी में किसके गाने के प्रोग्राम के संबंध में बात है, तो हेमंती। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टी की गोद में सिमट गया, उसे कभी याद नहीं रहा। चारों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? कौन कह रहा है? लतिका कह रही है, ठीक है। मैडम, छुट्टियों में आप घर क्यों नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, ठीक। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछली साल भी कही थी, और शायद पिछली के पिछली साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियाँ न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती के नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थीं। लॉन पर लगे हुए चिड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल के शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक गया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर में बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब
जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते ही जगी। शाल के कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी जिसकी बात कर चुके हैं, जो कि वर्मा के निवासी थे, ठीक, किंतु जापान आक्रमण के समय वो वहाँ से देश छोड़कर भाग गए थे। और मिस्टर मुखर्जी जो कि अपने व्यक्तिगत संबंध में बातें करना उतनी अच्छा उनको पसंद नहीं था। और मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। लतिका शॉल को लपेटकर उठती है लैंप को लेकर, तो देखती क्या है कि डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे हैं। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस्टर लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थीं और वह दीवार से लगा हुआ हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग के जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों में छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका हम आपको आमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चायवास्की के कंपोजिशन बजाएंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो शोपा और चायवास्की के कंपोजिशन बजाता था कौन? मिस्टर ह्यूबर्ट। और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और फिर क्या होगा? क्रीम कॉफ़ी, ठीक। और उसके बाद अगर समय रहा तो फिर पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर मुझे माफ़ करे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे के छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और थोड़ी चंचल आंखें से स्पष्ट थी। डॉक्टर आधे बर्मी थे, वर्मा से आए थे वो, तो जिसके चिन्ह किस प्रकार थे? जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक कैसा था? थोड़ा चपटा सा, और छोटी छोटी चंचल आँखों से स्पष्ट थी, ठीक। वर्मा पर जापानियों के आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आकर बसे थे। पहले ही बात कर चुके हैं वर्मा पर किसका आक्रमण हुआ था? जापानियों का। उसके बाद छोड़कर वो इस पहाड़ी शहर में आ गए थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस तो करवाते ही हैं, इसके अलावा क्या करवाते हैं? हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाते हैं। कौन? मिस्टर मुखर्जी, ठीक। और इसीलिए उनके स्कूल के हॉस्टल में एक कमरा रहने के लिए दिया गया था। कुछ लोग का कहना था वर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते, ठीक।
बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा ज़रूर जाऊंगा। ध्यान में रखेंगे कि कौन कहता है, वो डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा ज़रूर जाऊंगा। ये सारे कोटेशंस ध्यान में रख लेंगे, जिस प्रकार पूछता है यूजीसी कोटेशन पर ही प्रश्न बनते हैं। तो मरने से पहले एक दफ़ा वर्मा कौन जाना चाहता था, तो डॉक्टर मुखर्जी चाहते थे। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाएं। क्या नहीं चाहता डॉक्टर? लतिका को ये लगता था कि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि उनके अतीत के संबंध में उनसे कोई बात करे, ठीक है, कोई पूछताछ करे और उससे उनके अतीत के प्रति कोई सहानुभूति जताए। ये सारी चीज़ें डॉक्टर नहीं चाहते थे। दूसरे क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़े, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। किसका इलाज नहीं है? होम सिकनेस का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, ध्यान में रखेंगे। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफ़ी पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा, क्या कि अगले 2-3 वर्षों में यहाँ बिजली का इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे में 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज से दोनों सिरे पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा, ठीक है। किसने कहा था कि छुट्टियों में जाने के पहले क्या ये ज़रूरी है कि सभी लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? किसने कहा था? ह्यूबर्ट ने कहा था। और ये फादर एलमंड कौन है? पादरी हैं, ठीक है। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते। क्यों कहा था? क्योंकि जो डॉक्टर है उनको जो फादर एलमंड है उन सुहाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं उनको। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी डालने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते। चौपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। कौन से? ध्यान में रखिएगा, हर वक्त जो छुट्टियां हो रही हैं ठंडी की, उसके पहले 2 प्रोग्राम होते थे। वो कौन कौन से? चौपल में एक स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन क्या होता था? पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा था। ये ध्यान रखेंगे कि बार किससे भरा था? कुमाऊं रेजिमेंट के
अवसरों से भरा था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे आ गए थे। मिस लतिका, यह गिरीश नेगी है। गिरीश नेगी कौन है? गिरीश नेगी जो कि कुमाऊं रेजिमेंट का अफसर है, ठीक, जिससे कहाँ मिली थी लतिका? क्लब में। बिलियर्ड्स रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़कियों से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर उछल गई। किसके हाथ कांप गई? लतिका की। और कॉफ़ी की कुछ बूंदें उसकी साड़ी पर छलक गई थी। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रितापन घिर आया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर आ रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाया घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। किसने पूछा कि आप यहीं रहेंगी छुट्टियों में? डॉक्टर ने। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नॉरकटन ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियाँ भंवरों की झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारे तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदे के एक झुंड नीचे अनजान देश की ओर उड़े जा रहे हैं। ठीक, इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़कियों से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़ जाते हैं। कौन? परिंदे। पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर ह्यूबर्ट का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। किसके सामने? मिस वुड, जो कि कौन थी? प्रिंसिपल थी। पोपला मुंह, आँखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ से चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। किसको? मिस वुड को। ठीक है। और कैसी थी? उनके वेशभूषा के संबंध में, उनकी शारीरिक बनावट के संबंध में, जो कि वृद्ध थी। ठीक है। पोपला मुंह था, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ थी, जरा जरा सी बात पे क्या होती थी? चिढ़ जाती थी। ठीक, मिस वुड। और आवाज़ पूरी कर्कश, और सब उसे ओल्ड मेड कहकर बुलाते थे। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। ध्यान में रखें, किसका प्रेम पत्र? ह्यूबर्ट का। भावुक याचना से भरा पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था, जो कभी उसकी समझ में नहीं आया।
उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। कौन सोच रहा है? ये सभी लतिका सोच रही है। ठीक। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया था, ममता आई थी। किस प्रकार का पत्र था? प्रेम पत्र था। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देरी न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक रही है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने मुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमियों से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? उन अनुभूतियों के संग जो अब नहीं रही, जो छाया उसी पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि जो छाया उस पर मंडराती रहती है, जो न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगता जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। किसने? डॉक्टर मुखर्जी। इसके बाद जो पंक्ति आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ध्यान में रखेंगे, कौन कहता है? मिस्टर मुखर्जी। ठीक है। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसों से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वरों में लापरवाही का भाव था। किसने कहा था? ह्यूबर्ट ने कहा था कि लतिका का स्वर क्या हो रहा है, पिछले वर्षों से कुछ अजीब सा लग रहा है। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। वह क्या नहीं चाहता था? ह्यूबर्ट नहीं चाहता था कि डॉक्टर को वो लतिका से प्रेम करता है इसकी की आभास मात्र भी हो। ठीक, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी में, एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि अगर ह्यूबर्ट नहीं चाहता था कि वो डॉक्टर को ये बताए कि वह लतिका से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हंसी में क्या बना देगा? उसको उपहासास्पद बना देगा। ठीक है। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो? किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। ठीक, किससे? ह्यूबर्ट से। ह्यूबर्ट दम रोक के प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने के पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर को क्या आदत थी? कोई भी बात कहने के पहले इसको, किसी भी बात को फिलोसोफाइज करने की। ठीक। डॉक्टर टेरेस के जंगलों से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील, ध्यान में रखेंगे, हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊं। ह्यूबर्ट,
क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना कितनी खौफनाक बात है? कौन कह रहा है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और काम करने के लिए नहीं मिलता? ध्यान में रखेंगे। कौन कहता है? डॉक्टर। ठीक। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते हैं। ध्यान में रखेंगे, अपने व्यक्तिगत संबंध में वो जानकारी किसी को देना ही नहीं चाहते थे डॉक्टर। ठीक है। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। क्या कह रहा है? ह्यूबर्ट परेशान होकर पूछता है कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। ये सभी पंक्तियों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जो भी यहाँ पर पंक्तियाँ आ रही हैं पूछा जा सकता है। ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझाती हुई लौ को देखने लगा। वो क्या हुआ? बुझती हुई लौ को देखने लगा। ठीक। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। ध्यान में रखेंगे, कहाँ जाया करती थी? बिला नागा क्लब। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ गिरीश नेगी से परिचय कहाँ हुआ था? क्लब में। और क्लब का क्या नाम था? बिला नागा क्लब। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं जब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ। किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भर गई। कौन? गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट आगे कुछ नहीं कह पाया। उसे शायद याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इस योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर तक चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को दोहराया। ध्यान में रखेंगे, कौन कह रहा है? मरने वाले के संग खुद भी थोड़े ही मरा जाता है। और वो ध्यान रखेंगे कि जो गिरीश नेगी जिससे लतिका प्रेम करती थी वो क्या हो चुका है? मर चुका है। ठीक। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नालों का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया। ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट। मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुआं का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के
सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल के ऊपर चौपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चौपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई पड़ रहा था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, ये ध्यान में रखेंगे। मिलिट्री में ये क्या रह चुका है, अर्दली भी रह चुका है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए ट्रे मेज पर रखकर ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जगकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। जी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत खट्टे कटकटाते हैं। क्या कहता है कि अभी कहाँ सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कि कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उस दिन की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कथराई रंग के भूरे हो गए थे, भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घिसट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचार को प्रकट कर सके। एक दफ़ा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक की सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है, लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगता था। बड़े जेबर थे अंग्रेज। 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। इस दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है जब अंग्रेज बहादुर इस स्थान को स्वर्ग बनाकर रखते थे। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? कौन पूछ रहा है? करीमुद्दीन। दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। कौन कह रहा है? करीमुद्दीन। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टिपक रहा था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमटकर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ़ है। उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। किसको? ह्यूबर्ट को। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की
पूछताछ कर आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना में से कोस रही है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करती है, न वह अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है उसे। लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिर को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये इस पंक्ति को। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे के टीन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठकर खड़ी हुई, बिस्तरों को तहाकर बिछाया, फिर पाँव में स्लीपर को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन का यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर गया था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ा था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल वह अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड की खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड कौन? प्रिंसिपल, ठीक। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंखें लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ रहा है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि वह 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसलखाने के भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, ठीक। पिछले साल अकेले में उसे बड़ा डर लग रहा था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे अब कभी नींद नहीं आती। तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में वह खोई सी वह सो जाती। तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलावा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके एक दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कंधे के बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों की झुंड काफ़ी उभर आते हैं, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। हवा के झोंके से उसकी आंखें झिप गई। उसे जितने काम याद आते थे उतना ही आलस घना होता जाता था। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही हैं, उसे गोदाम में रखवाना है। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने का काम
में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से ऊबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटाने जाती है। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचटता सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में। वह नहीं जान पाती कि उसने अपने से क्या करे। दिल कहीं नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। वह इसके बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछ बैठता, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे। डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चौपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट को ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। कॉन्वेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्तियों में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाज़ें स्कूल चौपल की दीवार से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल तक गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मिंक। फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। उनका प्रकाश आगे बेंचों पर पड़ी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन की बेंचें अंधेरे में डूबी थीं, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से गुजर पुजर कर रही थी। मिस वुड स्कूली सीजन के सफलतापूर्ण समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुके थे और फिर अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुदबुदा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल में खामोशी क्षण के लिए टूट गई। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे ढकेला। बेंचें फर्श से रगड़ खाती सीटियां बजाती हुई पीछे खिसक गईं। हॉल के किनारे से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रिकुटियां चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, I am the light of the world. That followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. कौन कहता है ये? मिस फादर एलमंड कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट के से भरी जमाही ली। किसने? डॉक्टर मुखर्जी ने। क्यों? क्योंकि उनको फादर रत्ती भर भी सुहाते नहीं थे, ठीक। अब यह किस्सा खत्म, कब यह किस्सा खत्म होगा? इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी।
स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। वह छोटी थी तो अक्सर वह सोचकर विस्मित हुआ करती कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ भी नहीं पहनते। अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो ये कौन सोचता था? लतिका सोचती थी जब वो छोटी होती। ठीक। लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चौपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उसकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़कियों ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्ने के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलने लगी। आगे की बेंच से फादर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण, ध्यान में रखेंगे संगीत शिक्षक कौन है? ह्यूबर्ट होने के कारण वह हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे केआर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा किया करता था। क्या करता था? नाक को साफ किया करता था, ठीक, रुमाल से। क्यों साफ किया करता था? अपनी घबराहट को छिपाने के लिए। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हुए हाथों से हिम बुक खोल ली। लीड काइंडली लाइट, पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों में ढकी ह्यूबर्ट की पतली लंबी उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिप को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करमुद्दीन की बात याद आ गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। क्या हुआ था? खांसी हुई थी। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे की कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई उंगलियों को आकाश में आबद्ध शून्य से बिखेरती हुई नीचे उतर रही है। बारिश की मुलायम धूप चौपल के लंबे चौकोर शीशे पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर पड़ रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में आता हुआ
सुनाई दे रहा है। एक क्षण के लिए यह भ्रम हुआ कि चौपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोने में सिमटता हुआ उसके आस पास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हों। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न होकर चौपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखी हुई डॉक्टर का सुघर सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहा हो। आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। आगे की कहानी हम भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक, तो कैसा है, कैसी आप लोग को ये कहानी लग रही है, आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइए। बने रहिए और लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं इसके भाग 2 में। ठीक, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ाई करते रहिए।